Kanath, are you there? Now I request the student coordinator Kanath to please start the event. उपस्थित समस्त जनों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हमारे चतुर्दिवसीय कार्यक्रम योगशाला के आयोजन हेतु उपस्थित हुए हैं, जो कि ओरिएंटल महाविद्यालय भोपाल तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स भोपाल सेंटर के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स भोपाल सेंटर के चेयरमैन माननीय डॉक्टर मनोज चंद्र जी सिंघल का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, तथा साथ ही मैं स्वागत करता हूं श्री विजय कुमार जी का, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री विजय कुमार जी ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस सन 2018 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही आपने योग निर्देशक के रूप में कई विख्यात संस्थान जैसे मैनिट भोपाल, PSSC, IVE, NCERT भोपाल में योग आयोजनों का मार्गदर्शन किया है। हमारे 4 दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार आज का दिवस इंट्रोडक्शन टू योगा अर्थात योग का परिचय हेतु निर्धारित है। मैं श्री विजय कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। Vijay sir, please unmute yourself. सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ओरिएंटल ग्रुप का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं योग के बारे में आप लोगों को योग से परिचय करवा सकूं। और शिल्पा मैम का भी धन्यवाद और उन सभी लोगों का जिनके माध्यम से मैं आप लोगों तक के पहुंचा हूं। तो जो आज का हमारा विषय है वो योग एक परिचय है कि योग क्या है और सामान्य व्यक्तियों के लिए योग की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए और योग का इतिहास क्या है। चलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन से शुरू करता हूं इस टॉपिक को। चलिए, तो योग की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले योग क्या है। योग मूलतः संस्कृत भाषा की जो युज धातु है इससे बना हुआ है। इसके मुख्यतः 3 अर्थ होते हैं। योग यानी होता है मिलना या मिलाना, योग यानी संयम या नियंत्रण, और योग अर्थात समाधि या समग्रता। ये जो मैं 3 बातें अभी कह रहा हूँ, योग का अर्थ होता है मिलना, मिलाना या जोड़ना। तो हम आपस में कैसे जुड़ेंगे योग के माध्यम से, स्वयं से कैसे जुड़ेंगे, ये बातें हम आगे सीखेंगे। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि मिलना, मिलाना या जोड़ना, तो ये बात आगे मैं इसे रिपीट करूंगा और इसे स्पष्ट करूंगा। दूसरी बात कि योग को साहित्य की दृष्टि में कैसे परिभाषित किया है वो भी एक अपनी महत्वपूर्ण बात है। तो योग के जो कुछ ग्रंथ है उसमें अलग अलग विद्वानों ने योग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा और सबसे सरल परिभाषा मानी जाती है वो है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि का एक जो ग्रंथ जिसे पातंजल योग सूत्र कहा जाता है, उसमें वो योग को परिभाषित करते हुए अपनी फर्स्ट लाइन में ही कहते हैं, अथ योग अनुशासनम।
अर्थात योग ही अनुशासन। और वो उसकी दूसरी लाइन में योग को स्पष्ट परिभाषित करते हुए कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। अब चित्त क्या है? ये जो हमारा मन है इसे ही हम चित्त कहते हैं। अब इसकी वृत्तियां क्या है? जितनी भी हमारे मन की या माइंड की एक्टिविटीज है सब वृत्तियां है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो वो सारी वृत्तियां जब हम रोक देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम योग में हैं। और ऐसे यदि हम दूसरी परिभाषा को लें तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी कि सब में समभाव देखना, सबको समान समझना ही योग है। उसी में एक दूसरी परिभाषा जो हमने बहुत जगह देखी है, स्पेशली इन टेक्निकल जो भी हमारे संस्थान होते हैं उसमें हमेशा लिखा जाता है योग कर्मशु कौशलम, यानी कुशलता पूर्वक कोई काम यदि हम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से योग ही है। और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि उसमें 18 अध्याय है और हर अध्याय अपने आप में योग को अलग तरीके से परिभाषित करता है। हम कह सकते हैं कि 18 के 18 अध्याय 18 प्रकार के योगों के बारे में है, जिसमें आपने सुना भी होगा कर्म योग, भक्ति योग, है ना, गीता के ज्ञान में। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। ये चित्त वृत्ति निरोध, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यदि हम योग के इतिहास की बात करते हैं तो योग का इतिहास तो उसी समय से शुरू हो जाता है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है। योग का सबसे पहला परिचय हमें ऋग्वेद में मिलता है। उसके अलावा भी योग के इतने सारे ग्रंथ हैं कि भगवान शिव योग के आदि कहे जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से योग की उत्पत्ति हुई। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें जो भी चीजें मिली हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक योगी की मूर्ति और बैल वाले कुछ चिन्ह मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस समय भी योग था, उसके पहले भी था। इसके अलावा यदि हम और ग्रंथों की बात करें तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। योग वशिष्ठ है, हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता है, उपनिषद 108 उपनिषद है, उसमें कम से कम 20 तो केवल योग के ऊपर ही है, जिसमें कि ध्यान योग, ध्यान बिंदु योग, नाद योग, लय योग, ये सब योग के ही ग्रंथ हैं। इसके अलावा आप बुद्धिस्ट लिटरेचर में जाए तो वहां पे भी योग का परिचय आपको मिलेगा। नाथ संप्रदाय में यदि जाएं तो उससे जुड़ा जो भी टेक्स्ट है वो भी टोटल योग से संबंधित है। तो अधिकांश जो भी ग्रंथ है, यदि हम योग की उत्पत्ति माने तो योग के आदि गुरु भगवान शिव ही है और उन्हीं के माध्यम से सारे ग्रंथ योग के हमें प्राप्त हुए हैं। तो योग साहित्य की ओर हम यदि हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं ये एक सहज सामान्य, हम जैसे आम लोगों का उस तरफ जाना संभव नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है या योग का ऐसा कौन सा प्रकार है जो बहुत सहज सरल हो और आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से हम उसको फॉलो भी कर सकें। तो आज का मेरा जो मूल विषय था कि उस ग्रंथ के बारे में आपके जीवन को रिलेट करके बताऊं कि आपके जीवन में उस ग्रंथ को कैसे उतारना या योग के उस प्रकार को कैसे उतारना है। ठीक है। अब योग साहित्य के बारे के बाद में हम आगे बढ़े तो फिर योग के प्रकारों की बात आती है। योग के प्रकार भी आपने बहुत सारे सुने हैं। हठ योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, नाद योग है, कुंडलिनी योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग के प्रकार ही है। अब उसमें से जो राज योग है उसे हम अष्टांग योग कहते हैं। जो एकदम बिगिनर है, जो बिल्कुल योग को शुरू करना चाहते हैं और स्पेशली जो भौतिक जीवन के प्राणी हैं, जो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए सबसे बेस्ट होता है अष्टांग योग, कि वो गृहस्थ जीवन में रह के ही इस अष्टांग योग के अंगों का पालन करते करते अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब अष्टांग योग में भी हम जाएं तो अष्टांग योग हमने पहले भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी टेक्स्ट में, 6वीं 7वीं में भी आपने जब पढ़ा होगा तो महावीर स्वामी के जो यम और नियम है वो आपने पढ़े ही हैं। तो अष्टांग योग इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके 8 अंग हैं, जिसमें से पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम
ये बहिरंग है। बहिरंग का मतलब ये होता है ये बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब आपके अंदर दो प्रकार की दुनिया है, आप ध्यान से देखिए। समस्त जगत में आप जितना भी अपने आसपास देखते हैं वो पूरा बहिरंग है। व्यक्ति अंतरंग तो कभी पहुंच ही नहीं पाया आज तक के। हम मैक्सिमम लोगों की बात करें तो वो लगता है कि वो स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो भी बहिरंग है। तो अष्टांग योग के माध्यम से यदि मैं कहूं कि हमारे जीवन के कितने अंग हैं, तो बेसिकली दो ही रूप है, एक तो हम बहिरंग होते हैं और दूसरा फिर अंतरंग होते हैं। तो अब हम बहिरंग कब होते हैं, अंतरंग कब होते हैं, इस चीज को भी हम समझेंगे। अब बहिरंग में जो सबसे पहला इसका अंग है, ये 8 अंग है और हर अंग में कुछ ना कुछ उसके एडिशनल अंग है। जैसे हम बात करते हैं यम की, जो पहला अंग है। एक सामान्य व्यक्ति जो भौतिक जीवन में जी रहा है, दो प्रकार के जीवन होते हैं, एक तो भौतिक जीवन है और दूसरा आध्यात्मिक जीवन है। आप दोनों जीवन में होते हो। भौतिक जीवन में आप दुनिया के सारे क्रियाकलाप करते हो। आध्यात्मिकता आप तब, जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो एक आपका आध्यात्म का क्षेत्र हो जाता है। तो भौतिक जीवन में, हमारे जीवन में दुख और तनाव क्यों आते हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हम इस चीज को यम के माध्यम से समझेंगे। तो यम में जो सबसे पहला इसका नियम या सूत्र है वो है सत्य। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? कई बार ये होता है कि हम अधिकांश झूठ बोलने की आदत या चीजों को छुपाने की आदत डाल देते हैं, है ना। तो इसका ये जो पहला नियम है वो है सत्य। हमेशा सत्य कहें। तो जब आप सत्य कहेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? आप सच बोलने के फायदे भी जानते हैं। कि आप जब सच बोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सत्य ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी का अहित हो। तो आपको ये जो फर्स्ट रूल है यम का, कि सत्य कहें, तो हमेशा सत्य बोलने का पालन करना चाहिए। दूसरी बात आती है, दूसरा जो इसका नियम है वो अहिंसा। अहिंसा को यदि हम डिफाइन करें तो मन, वचन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार से किसी का अहित न करना ही अहिंसा है। लेकिन यहाँ आप सेल्फ के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने घर परिवार और देश के लिए यदि कुछ किसी का प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं आती है, क्योंकि आप अपनी रक्षा के लिए तो स्वतंत्र हैं। तो आप उसे हिंसा न माने, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो अहिंसा का पालन करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, आप स्वयं ही देख लीजिए अपने सराउंडिंग, यदि आप किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है तो आपको किसी प्रकार का तनाव होगा नहीं। आप एक सिंपल से एक जो कोई बदमाश हो या चोर हो, उसकी वृत्ति देख लीजिए, उसे हमेशा टेंशन रहता है कि कोई उसे मार न दे। तो हिंसा हमेशा आपके मस्तिष्क पे अनावश्यक दबाव या प्रेशर बना के रखती है। यह दूसरा नियम है। और योग में हम इस बात को सीख रहे हैं कि इन अंगों का पालन करने से कैसे हम अपने मन और मस्तिष्क का तनाव कम कर सकते हैं। और ये योग के बेसिक अंग है। जब भी आप कभी योग की शुरुआत करें तो इन दो जो अंग है, यम और नियम, इसका पालन करना चाहिए। ये जो यम है बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, टुवर्ड्स सोसाइटी, आपको समाज में कैसे जीवन जीना है। ये एक प्रकार से आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। तीसरा होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। हम सभी जानते हैं चोरी करना गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थवश हम अपने जीवन में इस चीज को ले आते हैं कि यार कुछ आइडिया हो या किसी वस्तु को लगता है, मानव की सहज वृत्ति है, मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अस्तेय यानी चोरी करना भी एक बहुत गलत प्रवृत्ति है। आपको किसी भी वस्तु जो किसी दूसरे की है, विचारों की भी चोरी होती है। कोई बिजनेस का आइडिया हो गया, कोई सॉफ्टवेयर, आप इस चीज को समझते हैं कि कोई आइडिया आपका चुरा लें तो उसके मन में हमेशा भय रहेगा कि कभी न कभी ये चीज सामने आएगी। तो यहाँ पे चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, आप अपने जीवन में ही सोचें कि आप यदि इस प्रकार का कोई एक्ट करते हैं तो आपके माइंड में वो हमेशा क्लिक करते रहता है। तो क्या होता है कि ये आपके माइंड को धीरे धीरे डिस्टर्ब करना, कमजोर करना
शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो इसका अंग है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का ये मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। यहाँ पे मैं वस्तु के साथ एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, विचार। कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा सोचने की आदत हो जाती है। हम जो सोचने पे लगे तो फिर हम बहुत आगे तक सोचना शुरू कर देते हैं, वो भी अनावश्यक है। तो आवश्यकता से अधिक वस्तु या विचार का यदि आप अपने दिमाग पे संग्रह करेंगे तो वो क्या होगा, आपके माइंड के ऊपर फिर प्रेशर बनाएगा, आपका दिमाग फिर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और इस कोड ऑफ कंडक्ट में लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म की तरह चलना। ब्रह्म यानी भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा की क्या गुण है कि वो सृष्टि का पालन करते हैं। पालन करने का यह मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के दूसरे भी अर्थ निकलते हैं जो सभी जानते हैं। तो ये जो 5 यम दिए हैं ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप सोसाइटी में किस प्रकार रहें, जिससे कि आप कम से कम अपने मस्तिष्क के ऊपर प्रेशर बना सकें और जितना हो सके रिलैक्स होके रह सकें। क्योंकि ये जो यम है इसके 5 नियमों का पालन करने से आप मानसिक रूप से काफी हद तक के रिलैक्स हो सकते हैं। अब अष्टांग योग का अगला जो अंग है वो है नियम। नियम ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है आपके स्वयं के लिए। यम मैंने बताए थे सोसाइटी के लिए है और नियम आपके स्वयं के लिए कि आपको स्वयं अपने जीवन में कैसे रहना है। तो उसका जो फर्स्ट सूत्र है वो है शौच। शौच मीन होता है शुद्धि। शुद्धि मीन प्यूरिफिकेशन, कि आप अपने शरीर को मन को शुद्ध रख सकें। तो शरीर और मन की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर रहें। जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर स्नान करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब शुद्धि की क्रियाएं हैं। लेकिन योग के दूसरे ग्रंथों में और भी शुद्धि क्रियाएं दी हुई है जो कि आपके शरीर को और बेहतर शुद्ध करती है। जैसे घेरंड संहिता करके योग का एक ग्रंथ है, उसमें 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं दी हुई है। नेति, वस्ति, भौति, त्राटक और कपालभाति। तो ये सब संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क की शुद्धि क्रियाएं हैं। तो शारीरिक रूप से यदि आप शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो सबसे पहली बात तो स्वच्छता आपको रोगों से दूर रखती है। और सबसे पहली बात अच्छी बात यह है कि वो आपको कॉन्फिडेंट रखती है ना। तो शुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आप रूटीन में इसे शामिल करें। फिर दूसरी बात आती है संतोष। संतोष यानी क्या होता है? संतोष यानी होता है कि जो चीज आपको प्राप्त है आप उसमें संतुष्ट रहें। लेकिन संतोष कभी भी आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्तों को नहीं रोकता है। संतुष्टि का मतलब ये होता है कि वो आपके चित्त को, मन को स्थिर कर देता है कि स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, अभी संतुष्ट हूं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो आपको पावर देता है। संतुष्टि एक बहुत अच्छा गुण है, आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस में लाएंगे कि जो चीज है उसी में संतुष्ट रहना। आमतौर पे मन डिस्ट्रैक्ट कैसे होता है कि दूसरों को देख के, इसके पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो ऐसे कपड़े हैं, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ लाता है। तो आपको जो प्राप्त है आप उसमें संतुष्ट रहे। और इसी में अगला जो नियम है वो है तप। तप नाम से ही आप लोग परिचित हैं। तप यानी तपस्या करना। बट यहाँ पे तप का थोड़ा सा दूसरा अर्थ है। हम गृहस्थ है तो हम तपस्या तो नहीं कर सकते हैं। हम हो सकता है ध्यान में बैठने की कोशिश करें, 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा बैठें, तो वो तपस्या नहीं है। तप का मतलब होता है किसी भी एक चीज में आप निरंतर लगे रहें। आपका पढ़ाई का विषय हो या आप किसी जॉब में हो, आप उसमें पूर्ण डिवोशन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ में लगे रहें, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या ही है। तो तपस्या आपको क्या देती है? स्थिरता देती है, दृढ़ता देती है किसी भी काम के प्रति, किसी भी काम को करने के लिए।
तो ये जो तीसरा नियम है तप, इसका भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में लाने का ये मतलब है आप पढ़ने बैठे, आमतौर पे स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, किताब लेके बैठे, थोड़ी देर में सिर दर्द होना चालू हुआ, किताब बंद की, अब थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तो आपको उस चीज को धीरे धीरे सजग रह के, चेतन रह के उस चीज को हटाना पड़ेगा कि नहीं, बैठना है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। तब आप धीरे धीरे उसके आदी बनते जाएंगे। और इसी में अगला जो नियम है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी दो चीजों से मिलकर बना है, स्व प्लस अध्याय। यहाँ पे स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। पहला तो ये होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन मतलब आपको अपने रूटीन में रोज शाम को जब आप सोने के लिए बिस्तर की ओर जाते हैं तब आपको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने का मतलब ये है कि दिन भर की सारी एक्टिविटीज को रिकॉल करना चाहिए। वो रिकॉल करना ही स्वाध्याय है। वो रिकॉल करने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रोडक्टिव क्या था, प्रोडक्टिव क्या नहीं था, कितना समय यूटिलाइज अच्छे से हुआ, कितना नहीं हुआ, तो वो चीज आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये एक स्वाध्याय का अर्थ है। और यहाँ स्वाध्याय का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि आप जो भी आपके आर्ष ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उनका अध्ययन करें। वो कहीं ना कहीं आपको सही मार्गदर्शन देंगे ही देंगे। गीता का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। और इसी का अगला नियम है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि अपने आप को ईश्वर में समर्पित करना। अब ये ईश्वर प्राणिधान में क्यों जरूरी है ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि मैंने किया, तो ये सकाम कर्म होता है कि आप अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन कभी भी कर्म योग में कहा है कि निष्काम कर्म करें, यानी कामना रहित होके बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें। तो ईश्वर प्राणिधान आपके मन को इस प्रकार धीरे धीरे बना देता है कि जो भी आप कर्म करें उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। क्योंकि निष्काम कर्म का सिद्धांत ये कि आपको कोई भी कार्य करना है आसक्ति रहित होकर करना है। आप आसक्ति के साथ यदि कोई कर्म करते हैं तो उसके परिणाम दूसरे निकलते हैं। तो जो भी कर्म करें उसे ईश्वर के प्रति आपको समर्पित करना चाहिए। तो ये जो बेसिकली मैंने दो अभी अष्टांग योग के अंग बताए हैं, सबसे पहला यम और दूसरा नियम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और दोनों का जब आप धीरे धीरे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं, अपने व्यवहार में लाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार चेंज होने लगता है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी यम बताए, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, कि सामाजिक रूप से आपको कैसे रहना चाहिए। तो ये 5 है, यदि इन नियमों का आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो ये बहुत हद तक के आपके मस्तिष्क से तनाव को कम कर देंगे, है ना। और नियमों का यदि आप रूटीन रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल ध्यान में रख के आपको व्यवहार में लाना है। तो व्यवहार में जैसे जैसे आता जाएगा आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। अब मैं परिवर्तन की बात आगे करूंगा कि किस प्रकार परिवर्तन आता है, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब ये जो इसका तीसरा अंग है अष्टांग योग का, हमने अब तक के योग को कितना समझा है? जब से स्वामी रामदेव जी आए हैं तब से तो हमने योग को आधुनिक युग में समझना शुरू किया है सही ढंग से। और उसमें भी हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि बाबा रामदेव टीवी पे और यूट्यूब चैनल्स पे आसन कर रहे हैं। तो हमने योग को सबसे पहले तो आसन से ही शुरू किया, लेकिन योग की शुरुआत हमेशा यम और नियम से करनी चाहिए। यम नियम भी साथ में चल सकते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस में रखें, आप अपने व्यवहार में लेके आए, उसके बाद आप धीरे से आसनों की ओर बढ़ें। तो आसन के बारे में अष्टांग योग में आसनों का वर्णन बिल्कुल नहीं है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में केवल एक लाइन में उन्होंने आसन को परिभाषित किया है, दैट इज स्थिर सुखम आसनम। इट मीन्स आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक लंबे समय तक के किसी एक पोस्चर या पोज में रहें तो वो आसन है।
अब ये जो आसनों के कॉन्सेप्ट आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ये आसनों के कॉन्सेप्ट बेसिकली दूसरे जो टेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, ये उससे लिए गए हैं। तो आसन आप सभी कर सकते हैं, और जब भी आप आसनों की शुरुआत करें तो बहुत लाइट से शुरू करें। तो लाइट आसन का मतलब ये होता है कि आसनों का सबसे छोटा फॉर्म या प्री प्रिपरेशन, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, या इंग्लिश में हम बात करें तो मोस्टली जॉइंट मूवमेंट्स। तो आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उससे संबंधित अलग अलग आसनों की एक पूरी सीरीज है। तो इफ यू आर अ बिगिनर, आप योग शुरू कर रहे हैं, तो आप हमेशा ज्वाइंट रोटेशन से शुरू करें। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हो या सीनियर सिटीजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्वाइंट रोटेशन के जितने भी आसन हैं वो आपके शरीर को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। जब उसका नियमित अभ्यास आपको हो जाए, उसके बाद जो बेसिक आसनास है चारों फॉर्मेट में, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, इसमें धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी चाहिए। आप YouTube से देख के सीखें या किसी गुरु के मार्गदर्शन में, लेकिन आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए। अब आसन करने से क्या फायदे होते हैं? आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के रोगों के लिए कुछ न कुछ आसनों का एक सेट है ही। तो आसन बेसिकली रोगों के उपचार के लिए भी है और प्रिवेंशन के लिए भी है, बचाव के लिए भी, कि आपको रोग न हो। तो यम नियम के साथ में आपको धीरे से फिर आसनों की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब अष्टांग योग में जो अगला अंग है वो है प्राणायाम। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण क्या है, आप बता सकते हैं? साइंस ने क्या डिफाइन किया है अब तक के कि प्राण क्या है? प्राण क्या है हमारे शरीर में? साइंस बता सकता है कि हम जीवित कैसे रहते हैं? यदि कोई व्यक्ति मर गया तो फिर वो देखेंगे, नब्ज टटोलेंगे, हार्ट बीट देखेंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे प्राण कहाँ है, लेकिन फिर भी शरीर जीवित है। तो प्राण की जो अवधारणा है योग में, वो कहा जाता है कि प्राण वायु रूप में आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, और 72,000 नाड़ियों में प्राण प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे प्राण एक प्रकार से कहते हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से हम जीवित हैं, और सांस को ही योग में प्राण कहा जाता है। आयाम का मतलब होता है उसका विस्तार करना, एक्सपांशन ऑफ योर प्राणा, दैट इज प्राणायाम। अब आपने सुना होगा कि लोग गिनती की सांसें लेके आए हैं, जितनी सांसें वो जल्दी खत्म कर देंगे उतने जल्दी मर जाएंगे। अब सांसें जल्दी खत्म क्यों होती है? आपको रोग हो गया तो सांसें फिर तेजी से चलना शुरू हो जाएगी। तो प्राणायाम का बेसिक मतलब होता है अपनी प्राण क्षमता को बढ़ाना धीरे धीरे, और प्राणायाम में 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहली होती है पूरक, यानी सांस लेना। जब आप सांस लेते हैं, दैट इज पूरक। और दूसरी प्रक्रिया होती है कुंभक। कुंभक यानी सांस को होल्ड करना, रोक देना। और इसका जो थर्ड स्टेप है दैट इज रेचक। रेचक यानी होता है सांस छोड़ना। प्राणायाम अभी मैं बात करूं तो सहज रूप में आप लोग सभी प्राणायाम के विषय में जानते हैं। कपालभाति भी और अनुलोम विलोम सभी जागरूक हैं। जब से ये योग वापस आया है तब से सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। प्राणायाम की शुरुआत हम करते हैं केवल गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से। एक गहरी सांस लेना है, उसे रोकना है और धीरे धीरे वापस छोड़ना है। तो मैं ये शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्राणायाम बता रहा हूँ कि एक सहज, आप बिल्कुल शुरुआत भी करें तो आपको प्राणायाम के प्रकारों पे नहीं जाना है। केवल ये जो 3 क्रियाएं बताइए, पूरक यानी सांस लेना, कुंभक यानी रोकना, और रेचक यानी छोड़ना, ये 3 क्रियाएं ही करनी है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। और डीप ब्रीदिंग का 1 बार करें या 11 बार करें, आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल का एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं। आप अपनी सांस 1 बार रोकने की कोशिश करें,
कितने समय तक रोक पाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और यही अभ्यास आप 10 बार डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद में कीजिए। नो डाउट वो टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राणायाम से आपके प्राणों की क्षमता बढ़ती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हर ऑर्गन को मिलता है। तो जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है तो आपकी प्राण क्षमता भी सहज रूप से बढ़ने लगती है। तो प्राणायाम का भी जो अभ्यास है वो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं गहराई से बताऊंगा। और यदि आप प्राणायाम के बारे में जानते हैं तो शुरुआत हमेशा करें डीप ब्रीदिंग से। अब प्राणायाम के बाद में जो उसका अगला अंग आता है वह है प्रत्याहार। अब तक के हम जितने अंगों की बात कर रहे थे वो सब बाह्य थे। बाह्य मतलब बाहरी, जितनी भी चीजें वो बाह्य है। लेकिन एक जो भौतिक जीवन का प्राणी है, जो गृहस्थ जीवन का प्राणी है आपके और हमारे जैसा, वो प्राणायाम तक बिल्कुल अच्छा अभ्यास कर लें, यही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का ये मतलब होता है कि प्रति प्लस आहार, यानी अपने सेंस ऑर्गन्स को जो उनका भोजन है इसके विपरीत ले जाना ही प्रत्याहार है। ये एक प्रकार से ऐसा गेट है जिसको क्रॉस करने के बाद में आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होते हैं, यानी स्वयं के बारे में सोचना चालू करते हैं, स्वयं में डूबना शुरू करते हैं। आपने ध्यान के बारे में तो बहुत सुना होगा, मेडिटेशन करते हैं लोग, करना चाहिए, लेकिन वो भी एक सीक्वेंस जब आप फॉलो करते हुए आते हैं तब वो सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। आप आज से ही कोशिश करें कि आपको ध्यान सीखना है, ध्यान में जाना है, मेडिटेशन करना है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये एक गलत प्रक्रिया है। आप कभी भी योग में आए तो सीक्वेंस से आए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, उसके नुकसान भी होते हैं। तो अभी हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार किस प्रकार हम आहार के विपरीत जाएं, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी टंग है, आईज है, ईयर है, ये सब सेंस ऑर्गन हमको हमें बहिरंग रखते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं। हमें गाना अच्छा पसंद है, कहीं यदि कोई ट्यून अच्छा सा सुनने को मिला तो कान उधर लग जाते हैं। कुछ चीज जो हमें पसंद है आंखें उधर देखने को लग जाती है। कहीं कुछ आपने सुना और माइंड उस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर रखते हैं। यही बात मैंने फर्स्ट डेफिनेशन जो दी थी कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यही सारी वृत्तियों को हम प्रत्याहार के माध्यम से धीरे धीरे अंतर्मुखी करते हैं। अब अंतर्मुखी कैसे करना है, तो योग में हमेशा एक गुण तो आपको रखना है, सजगता। सजगता मीन अलर्टनेस। आप जो भी काम करें वो अलर्ट होके करें। हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अभी आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अभी यदि मैं कहूँ मेरा ध्यान कहाँ है, तो मेरा ध्यान तो बिल्कुल इस प्रेजेंटेशन पर टिका हुआ है कि मैं चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से और बेहतर तरीके से बता सकूं। आपका माइंड अभी हो सकता है मुझे सुन भी रहा हो, समझ भी रहा हो, और हो सकता है दूसरी तरफ भी दौड़ रहा हो, मल्टीपल डायरेक्शन में दौड़ते रहता है। तो प्रत्याहार के माध्यम से धीरे धीरे अलर्ट रह के हमें स्वयं को, अपने सेंस को खींचना पड़ता है। खींचने का मतलब ये होता है कि वहां से हमें उसको डिटैच कर देना है। मेरा टीवी देखने का मन हुआ तो चलो टीवी नहीं देखना है, खेलने का मन हुआ नहीं देखना है। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है, आपको एक दृष्टा भाव मिलता है। दृष्टा भाव मतलब जैसे आप मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं इमोशनल सीन आ रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहीं फाइट सीन आ रहा है वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल दृष्टा भाव रखना है, कि आप बिल्कुल कुछ हो रहा है घटित बट उसमें इन्वॉल्व न हो। समटाइम्स होता है ना कि कुछ सामने लड़ाई हो रही हो और हमें आदत नहीं है तो हमारे मन में बिल्कुल घबराहट होती है। कोई एक्सीडेंट यदि कहीं हो गया हो और हम वहां से गुजर रहे हो तो हमें थोड़ा सा लगता है क्या देखना पड़ेगा। तो ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप प्रत्याहार धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे कि आप बिल्कुल अनासक्त भाव से, आसक्ति धीरे धीरे हमारी समाप्त होने लगती है। तो इसके लिए भी कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। जब आप यम नियम
आसन, प्राणायाम, इन सब का धीरे धीरे पालन करते आते हैं, तब धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है, माइंड रिलैक्स होता है, तब हमारी इंद्रियां धीरे धीरे अपने आहार के विपरीत जाने लगती है। उन्हें किसी चीज में कोई फर्क समझ में नहीं आता। आपको जैसा भोजन मिलेगा आप कर लोगे, उसमें टेस्ट जैसी चीज को आप वो नहीं करोगे। टेस्ट है लेकिन उसके ऊपर आपका माइंड रिएक्ट नहीं करेगा कि बहुत अच्छा बना या नमक कम है या पानी ज्यादा है, वो किसी प्रकार के सवाल नहीं लाएगा। और सहज रूप में क्या होता है, आपने कुछ फीड किया, कुछ खाया, तो उसके टेस्ट के बारे में आपका माइंड खुद ही परसेप्शन बनाना शुरू कर देता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा वैसा। ये बिल्कुल सहज वृत्ति है। तो योग इन चारों अंगों का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे आप प्रत्याहार की ओर बढ़ते हैं, और प्रत्याहार जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रत्याहार में डूबना शुरू करते हैं, सबको दृष्टा भाव से देखना शुरू करते हैं, तब आप धीरे से योग के अगले अंग की तरफ बढ़ते हैं। और योग का जो अगला अंग है वह है धारणा, और उसके बाद ध्यान और समाधि। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और इस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, धीरे धीरे हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस मिथ को तोड़िए। पहली प्रक्रिया होती है धारणा की। धारणा के लिए सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा, मतलब आपके मन को, आपके चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर करना ही धारणा है। धारणा, धारयति इति धारणा, आप जो धारण कर रहे हैं या एक जगह स्थिर अपने आप को कर रहे हैं, वही धारणा है। धारणा आपने शब्द भी सुना होगा, लोगों की धारणा ऐसी है वैसी है। मतलब क्या होता है कहने का कि वो व्यक्ति उसी टेंडेंसी में फिट हो गया है, वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो धारणा आपको क्लियर हो गया। तो धारणा, ध्यान के पहले धारणा की प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस करने का सीधा सा अर्थ है कि आप शांत मन भाव से अपने मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर करते हैं। एक बिंदु का मतलब ये होता है कि बाह्य दुनिया में जो भी आपका इष्ट हो, आप जिसकी पूजा करते हो या आप जिसे मानते हो, उसके ऊपर आपको अपना ध्यान लगाना है और वहां स्थिर कर देना है कि बिल्कुल वही वही चलता रहे। और ये धारणा आप जरूरी नहीं है कि अपने किसी इष्ट में लगाए। धारणा का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन में आप उसी चीज में अपने आप को डुबो दें, ये भी एक प्रकार से धारणा है। धारणा भी बाह्य के साथ अंतः जीवन से भी संबंधित है। तो योग के परिप्रेक्ष्य में देखें या योग के संदर्भ में देखें तो धारणा का सीधा सा अर्थ है कि आप ध्यान से पहले धारणा का अभ्यास करें, चित्त को किसी एक जगह स्थिर करने की कोशिश करें। और यह अभ्यास आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शांत मन भाव से बैठे हैं या लेटे हैं, आपको अपने मन के विचारों को पकड़ना है। आपको मैं अभी छोटा सा प्रैक्टिस दूं कि आप आंखें बंद करें और विचारों को पकड़ने की कोशिश करें, कितने विचार चल रहे हैं। तो बहुत सारे विचार चलते हैं एक समय में, प्रति सेकंड 3 लाख विचार मस्तिष्क पे अटैक करते हैं। और वो विचार इसीलिए करते हैं क्योंकि जितने भी सेंस ऑर्गन्स है आपके, वो सारे थॉट्स को कलेक्ट करते हैं। आपकी आंखें राइट टू लेफ्ट घूम जाएं, भले आपने किसी चीज को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन आपकी आईज ने और माइंड ने उस सारे दृश्य को कैप्चर किया, तो वो भी थॉट्स के रूप में आपके माइंड में फीड हो जाती है। तो यहाँ धारणा का अभ्यास का सीधा सा अर्थ है कि इतने सारे विचारों से हटाकर किसी एक विचार पर आपको अपने आप को स्थिर करना है। उसके बाद आता है ध्यान। तो धारणा में तो वो विचार निरंतर चलते रहता है, और ध्यान में वो विचार भी धीरे धीरे हटने लगता है। हटने का ये मतलब है कि यहाँ धारणा में आपके मन में डुअलिटी होती है, दो भाव होते हैं कि आप एक स्वयं बैठे हैं और दूसरा आपका विचार है। और ध्यान में क्या होता है, केवल विचार रह जाता है, आप अपने आप को धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि आप भी बैठे हैं। इट इज कॉल्ड कि आप शून्य की ओर गमन करने लगते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप बिल्कुल धीरे धीरे जीरो होने लगते हैं। जीरो वैसे ही होने लगते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करें तो सामने जो डार्क स्काई दिखेगा, तो आपको लगेगा कि आप हो और आपके आगे बिल्कुल कॉनिकल शेप में वो पूरा डार्क स्काई है। जैसे योग की भाषा में कहते हैं चिदाकाश, चित्त का आकाश। और ध्यान के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है समाधि।
तो योग के जितने भी ग्रंथ हैं जो योग को शुरू करते हैं तो उसका अंत समाधि यानी मोक्ष की ओर होता है। और समाधि भी एक स्टेप में नहीं होती है, समाधि भी 4 स्टेप में धीरे धीरे आपको प्राप्त होती है। जो लास्ट समाधि की स्टेप होती है वो कहलाती है धर्म मेध समाधि। तो खैर मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, मेरे तो योग परिचय का एक सिंपल सा अर्थ था कि जो हम हमारा भौतिक जीवन है उसमें हम किस प्रकार योग करें। तो योग जो हमें करना चाहिए, एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। और अष्टांग योग में भी आपने आसन प्राणायाम तो अपने चारों तरफ देखा है, ध्यान भी देखा है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है। आप कभी भी शुरू करें यम नियम से, यम नियमों को सामने रख लें। हमेशा सामने रखने का मतलब है कि आपको उसे ध्यान में रखना है, आप लिख के भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको बार बार विजुअलाइज हो, आपको बार बार सामने दिखे, जितने बार वो सामने दिखेगा उतने बार आप उसे प्रैक्टिस में लाते रहेंगे। तो यम नियम की प्रैक्टिस करते ही आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, मानसिक तनाव और निर्णय नहीं ले पाने की समस्याएं, ये सब बहुत आसानी से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके बाद धीरे से आपको आसनों की ओर बढ़ना है, उसमें भी मैंने सीक्वेंस बताया है कि कभी भी आप बहुत जीरो से शुरू करें तो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम वगैरह से शुरुआत कर सकते हैं आप उसकी, और किया जाना चाहिए। और कम से कम 1 सप्ताह या 15 दिन उसका अभ्यास करें। उसके बाद धीरे धीरे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आप आसनों के प्रॉपर सीक्वेंस सीखें। और आसन भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आसन की होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ानी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक कोर्स मिला है कि 12 आसन करने, 12 आसन कर लिए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आप 15 सेकंड से होल्डिंग टाइम शुरू करें, धीरे से 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट। हर आसन में आपको धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाना है, तभी आसन सिद्धि होगा, आसन सिद्ध होगा। और आसन सिद्ध होने से क्या होता है, स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। और उसी के साथ में आपको प्राणायाम का अभ्यास भी लेके चलना है। प्राणायाम के अभ्यास में एक छोटा सा सीक्वेंस आप सभी लोग करते होंगे, नो डाउट। आज के समय में तो ये परिस्थितियां आ गई है कि कहीं ना कहीं से सभी को लगता है कि रूटीन में कुछ तो करें, योग में जितना आता उतना ही करें, हम टीवी से देख के सीखें, जो भी है। तो प्राणायाम का एक सीक्वेंस है कि आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से शुरू करें, कम से कम 10 से 11 बार करनी चाहिए। और डीप ब्रीदिंग के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आप बिल्कुल सुबह ही करें, आपको जब समय मिलता है तब आप कर सकते हैं। ख्याल इस बात का रखें कि भोजन के 2 घंटे पहले, भोजन के 2 घंटे बाद तक न करें, क्योंकि उस समय आपके पेट में भोजन रहता है और फिर पेट पर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ सकता है, तो जिसके गलत परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आपको जब भी समय मिलता है आपको ये करना चाहिए। और अब जो हमारा अंतिम विषय है कि आज के समय में योग आवश्यक क्यों है। आप वर्तमान जीवन शैली के विषय में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। सबसे पहली बात तो आज हम अपनी लाइफ स्टाइल में देख रहे हैं तो वो है न्यूक्लियर फैमिली। पहले होता था कि बिल्कुल एक ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़ा परिवार होता था। तो बड़े परिवार में क्या होता था कि गाइड करने वाले अलग अलग होते थे, गाइड करने वाले अलग अलग होते थे। प्रैक्टिकली बात कहूं तो आपके ऊपर इतने सारी कैमरे लगे होते थे कि आप कुछ गलत नहीं कर पाते थे, आपकी पिटाई भी खूब होती थी। तो आप धीरे धीरे आपका माइंड उस वक्त ऐसा हो जाता था कि हाँ पीट दिया ठीक है। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया, उनका जो लालन पालन है बहुत प्यार से होने लगा है, तो वो उन्हें कुछ नेगेटिव या हार जैसी चीज झेलने की आदत ही नहीं हो पाती। परिणाम क्या होता है कि वो किसी भी चीज को झेल नहीं पाते, किसी भी बात को। तो धीरे धीरे यही परिणाम आप न्यूक्लियर फैमिलीज के देख रहे हैं कि सिंगल और 1 या 2 बच्चे होते हैं, उनका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ और फिर उन्हें हमेशा जीतने की ओर प्रेरित किया जाता है कि डू योर बेस्ट, अच्छे परिणाम आने चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो हमेशा, और हारने जैसी कोई चीज उन्हें सिखाई नहीं जाती। लेकिन जीवन है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि चित्त की जो वृत्तियां है वो हमें आउटर साइड रखती है, बाहरी तरफ रखती है। हम केवल बाहर बाहर देखते हैं। बाहर देखने के साथ हम जितना बाहर की तरफ देखते हैं उतना हम अपने ऊपर बर्डन लेते हैं। जैसा मैंने बीच में भी बताया था कि पर सेकंड 3 लाख विचार आते हैं। विचार कैसे आते हैं? ड्यू टू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की वजह से विचार आते हैं। धीरे धीरे हम बिल्कुल आदी हो जाते हैं बाहरी दुनिया के। अभी भी हम आदी है, कंप्लीट आदी है।
है ना। इसीलिए तनाव में है कि हम बाहर देखते हैं दूसरों को, परिस्थितियों को देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये हमारे पास नहीं है। तो ये जो जीवन में बाह्य दृष्टि या बाहर देखने की जो प्रवृत्ति है, वो सारे दुखों का कारण है। और जैसे जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारी दृष्टि और शैली धीरे धीरे अंतर्मुखी होना शुरू हो जाती है और हमारे जीवन में वो सारी चीजें धीरे धीरे आने लगती हैं। मैं किसी भी चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइंटिफिक बेसिस पे न बताते हुए बिल्कुल सहज एक दर्शन के रूप में कि जीवन को कैसे देखना चाहिए। योग चूंकि दर्शन का विषय है कि आप, दर्शन यानी होता है देखना, कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। और ये योग दर्शन का ये जो छोटा सा अष्टांग योग का आज जो व्याख्यान रखा, उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आप योग को एक जीवन शैली, एक लाइफ स्टाइल के रूप में लेके चलें, तब आप बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। तब आपका ये जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि योग को एक लाइफ स्टाइल के रूप में धीरे धीरे लेके आए। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। यम नियम बताएं, उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके कर सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल के आसनों की ओर बढ़ सकते हैं, प्राणायाम की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें ऐसे कोई बहुत विशेष प्रोटोकॉल नहीं है। आसनों के लिए तो नियम है कि सुबह और शाम करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप अपने बिटवीन द जॉब जब भी आपको समय मिले 2-4 मिनट, 2-4-5 मिनट आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम के भी बहुत फायदे हैं, बहुत, बिल्कुल। वो नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। बट मैं यहीं अपने को विश्राम देना चाहूंगा, अपने लेक्चर को। एंड सभी से अपेक्षा करता हूं कि नो डाउट आपको कुछ प्रोडक्टिव मिला होगा, आप अपने जीवन में इन सब का पालन करेंगे। और मैं अब डॉक्टर शिल्पा मैम को ओवर करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, अपना समय देने के लिए और हम सभी को योग के बारे में, योग का महत्व बताने के लिए। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी प्रोफेसर वीके सिंघल सर का, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कनाद, किसी को यदि आज के जो हमारा विजय जी ने आज हमने जो समझाया है उससे संबंधित कोई प्रश्न होगा यदि किसी को, तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सर With the permission of head department of electronics, may I speak 1 or 2 line? मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल, डेफिनेटली। सर ने, विजय जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से योग के बारे में बहुत ही बढ़िया बातें बताई, जो कि एक अपने आप में एक उदाहरण है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम आजकल पैंडेमिक टाइम में जी रहे हैं, जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, अंकुश लगे हुए हैं। बार बार शासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि जब बहुत जरूरी हो घर पर से निकलें। और स्पेसिफिकली छात्र स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसका कि मुख्य अंग छात्र होते हैं, उनका प्रवेश वर्जित है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि जिनके लिए जो चीज है उनका प्रवेश उसमें वर्जित है। सभी छात्र अपने आप को घर पर रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग क्रिया अत्यंत आवश्यक है। और मैं विजय कुमार जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बढ़िया ढंग से समझाया और सभी फैकल्टी मेंबर तथा सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद शिल्पम, मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद शिल्पम, ओवर टू शिल्पम जी। थैंक यू। हमारा कल का कार्यक्रम जो रहेगा, वो कार्यक्रम जो हमारा कल का रहेगा
वो प्राणायाम के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित होगा। तो हम आप सभी से अपेक्षा है और आप सभी अपेक्षित है कि कल के कार्यक्रम पे आप 9:40 जो हमारा अपेक्षित समय था उसी समय से पुनः जुड़े। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। कनाज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कल का सेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहेगा। प्रैक्टिकल इसीलिए जरूरी है क्योंकि योग में जो चीजें प्रैक्टिकली आ रही है उसे प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की भी जरूरत होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं वो हल्का नाश्ता करें, मतलब कुछ ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि योग के प्राणायाम के जितने भी प्रकार हैं वो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे कल, थोड़ा सा थ्योरी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है।